नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और भी कुछ बेसिक फोर्सेस होते हैं, जैसे आपका टेंशन इन ए स्ट्रिंग, जो कि डायनामिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनका इन्वॉल्वमेंट डायनामिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। चाहे आप FBD फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, उसको ड्रॉ करने में इन सारे फोर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते क्या हैं, कैसे एक्ट होते हैं, कहाँ पे एक्ट होते हैं, टेंशन स्ट्रिंग में किस डायरेक्शन में एक्ट होती है, क्यों एक्ट होती है, इसका मेन वजह क्या होता है, ये सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम लोग बात करते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, नॉर्मल मीन्स ऐसा फोर्स जो कि नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर एक्ट होता हो कॉन्टैक्ट यानी कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में। इसका दूसरा नाम, इसको इस नाम से भी जाना जाता है नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। जब भी दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होती हैं तो उनके बीच के नॉर्मल रिएक्शन को नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाता है। तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपसे ये बोलें कि लेट्स से कि हमने बोल दिया कि एक कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये टेबल हमने मान लिया, ये हॉरिजॉन्टल कोई टेबल है। इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक को हमने दिखा दिया लेट्स से कि ये कोई m किलोग्राम का ब्लॉक है जो कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल टेबल है एक्चुअल में, ये इसको मेंशन कर दे रहे हैं हम लोग टेबल। इस पे एक m किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये सरफेस जो आपको कांटेक्ट में यहाँ पे दिखाई दे रही है टेबल और ब्लॉक की, हम बेसिकली इस सरफेस की बात कर रहे हैं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कांटेक्ट में है, ब्लॉक का सरफेस जो कि कांटेक्ट में है टेबल के सरफेस से। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट होता है और उसी फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी जो आपकी ये कॉन्टैक्ट सरफेस दिखाई दे रही है इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन होगी। तो इस फोर्स को हम दिखा दें, आप ये कह सकते हैं कि ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन या फिर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द ब्लॉक। ये आपको जो ऊपर एन दिख रहा है, ये जो फोर्स है ऑन द ब्लॉक लग रहा है बाय द टेबल। इस नॉर्मल रिएक्शन को टेबल अप्लाई कर रही है ब्लॉक के ऊपर परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। और एक बात, जो नॉर्मल रिएक्शन आपका होता है वो पेयर में हमेशा जनरेट होता है। ये आइसोलेटेड फोर्स नहीं होता, ये जब भी जनरेट होगा तो पेयर्स में जनरेट होगा। यानी कि एक नॉर्मल रिएक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हुआ है ड्यू टू टेबल ऑन द ब्लॉक, तो जो दूसरा नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस टेबल के ऊपर उसी मैग्नीट्यूड का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन और हमने एक्ट कर दिया ऑन द टेबल। तो जो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है नॉर्मल रिएक्शन, हम इस नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द टेबल। तो ये हो जाएगा ऑन द टेबल, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन में हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर्स बनते हैं। ये एक्शन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, आप इसको एक्शन मान सकते हैं कि ब्लॉक ने टेबल पे एन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, और उतना ही रिएक्शन ऑफर किया टेबल ने इस ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो भी एंगल यहाँ पे बनता है नॉर्मल रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, ये आपका हो जाता है 90 डिग्री। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन। डिफरेंट सिचुएशंस में आपको जैसे भी डायनामिक्स में ब्लॉक्स दिए रहेंगे, बॉडीज गिवन होगी, उसमें हम नॉर्मल रिएक्शंस को ड्रॉ करते हैं। जैसे एक दो और एग्जांपल्स हम आपके सामने रखें। जैसे हमने कह दिया कि लेट्स से एक हॉरिजॉन्टल, ये आपका एक एग्जांपल था। एक एग्जांपल और हम ले लें। हमने कह दिया कि एक कोई ब्लॉक है जो कि ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, बड़ा से हमने कोई ब्लॉक ले लिया। ये कैपिटल M मास का एक ब्लॉक है जो ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने रॉड ले ली है, जो कि रॉड कुछ इस तरीके से है, इस ब्लॉक को टच करता हुआ इंक्लाइंड वे में ये ग्राउंड पे आके ऐसे रुका हुआ है। ये हमने रॉड ले रखी है। इसका मास आप कुछ भी मान सकते हैं। लेट्स से द मास ऑफ द रॉड इज स्मॉल m। ये जो रॉड ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है, चलो हमने मान लिया कि थीटा एंगल बना रही है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें सारे के सारे जो भी नॉर्मल फोर्सेस हैं सबको मेंशन करना है, कौन कौन से नॉर्मल फोर्स एक्ट होंगे, कहाँ कहाँ पे एक्ट होंगे, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो करनी है। तो चलिए इसको शो किया जाए। तो पहली बात तो ये कि जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं बॉडीज़ के अंदर, बॉडी जहाँ जहाँ भी एक दूसरे को कांटेक्ट करती हैं, एक दूसरे को टच में रहती हैं, वहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट होता है बिटवीन द बॉडीज़। तो आप बोलेंगे सबसे पहले तो हम लोग कांटेक्ट पॉइंट्स को मेंशन करें, कहाँ कहाँ पे बॉडीज़ का कांटेक्ट हो रहा है दूसरी बॉडी से। तो आप बोलेंगे अगर हम इस कैपिटल एम की बात करें तो आप ये कह सकते हैं ये कैपिटल एम, ये जो बड़ा वाला आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। तो जब ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में है तो ग्राउंड के साथ जैसे ये कॉन्टेक्ट में आया वैसे ही ग्राउंड, इसको हमने मान लिया, चलो ये आपका जो था वो ग्राउंड था, हमने मान लिया कि ग्राउंड था और ग्राउंड पे ये सारी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये आपका ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, साथ ही साथ एक इंक्लाइंड रॉड जो कि सपोर्टेड है ऑन द ब्लॉक कैपिटल एम मास का जो ब्लॉक है। तो आप बोलेंगे ये जो कैपिटल एम मास का ब्लॉक है वो ग्राउंड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, और चलिए हमने उस नॉर्मल रिएक्शन को नाम दे दिया N1, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया किसने, इस कैपिटल एम ने ग्राउंड के ऊपर, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑन ग्राउंड। ये ग्राउंड पे अप्लाई हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, किसकी वजह से, तो आप बोलेंगे ड्यू टू कैपिटल एम, इस कैपिटल एम की वजह से अप्लाई हुआ। अब ग्राउंड रिएक्ट करेगी, जितना इस कैपिटल एम ब्लॉक ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट किया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, उतना ही ये जो ग्राउंड है इस ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी। तो आप बोलेंगे यानी कि एक फोर्स इस पे लगने वाला है अपवर्ड डायरेक्शन में और इतना ही मैग्नीट्यूड का लगेगा, तो उस फोर्स को हमने दिखा दिया ये N1। ये जो N1 आपको दिख रहा है, ये N1 एक्चुअली है ऑन द ब्लॉक बाई ग्राउंड। अब ये कह सकते हैं ग्राउंड ने उतना ही फोर्स से रिएक्ट किया इस ब्लॉक के ऊपर। यहां पर भी हम देख सकते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन वो पेयर में जनरेट हुआ है। अगर एक बॉडी पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरी बॉडी पे फोर्स उतना ही अमाउंट का लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट होगी और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का आपस में बराबर होगा। ये जो एंगल बनेगा कॉन्टैक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में, ये एंगल जो होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री का होगा, चाहे कॉन्टैक्ट सरफेस आपके किसी भी टाइप की क्यों ना गिवन हो, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों फोर्स आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। वो तब होता है जब किसी एक बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। जैसे हमने कह दिया कि एक आपके सामने हमने ये बॉडी दे दी, ये कोई हमने ब्लॉक दे दिया आपको कहीं पे रखा हुआ किसी सरफेस पे, अब इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स हम F अप्लाई करें, सेकंड डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हमने फोर्स F अप्लाई किया। दोनों फोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्मॉल m जो मास रखा हुआ है इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स अप्लाई हो रहा है राइट की डायरेक्शन में। दोनों फोर्स जो कि एक ही बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं तो दोनों फोर्स यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं सिंपली कि जो F नेट होगा यानी कि नेट फोर्स ऑन स्मॉल m वो इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे नहीं ऐसा कर सकते, यहाँ पे इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट तो हो रहे हैं लेकिन दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे एक्ट हो रहे हैं, डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट हो रहे हैं, इसलिए कैंसल आउट नहीं होंगे। आप कह सकते हैं कि जो N1 फोर्स ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ये एक्ट हुआ है ब्लॉक के ऊपर, ये जो फोर्स N1 आपको दिखाई दे रहा है ये एक्ट हुआ है ग्राउंड के ऊपर। तो दोनों फोर्स हालांकि मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन ये कैंसल आउट नहीं होंगे बिकॉज दोनों के दोनों अलग बॉडीज पे एक्ट हो रहे हैं। तो इसको तो हमने कर दिया। अब आते हैं देखते हैं और कौन सा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कांटेक्ट पॉइंट। तो आप बोलेंगे एक कांटेक्ट पॉइंट यहाँ भी दिखाई दे रहा है इस रॉड का ग्राउंड के साथ, तो यहाँ भी एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा। तो आप बोलेंगे जो ग्राउंड है वो जस्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, हमने कह दिया कि ये N2 एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ग्राउंड ने अप्लाई किया इस रॉड के ऊपर, तो रॉड भी ग्राउंड को इतना ही फोर्स N2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगी। तो यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट फोर्स को दिखा दिया। अब आते हैं तीसरे कॉन्टैक्ट पॉइंट के पास, तो यहाँ पे एक और आपको कॉन्टैक्ट पॉइंट दिखाई देगा। यहाँ पर भी ये आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्ट होंगे जो भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगे। इस कॉन्टैक्ट फोर्स को हमने मान लिया N3, तो आप बोलेंगे रॉड पे ये इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, इसको हमने कह दिया N3। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस ब्लॉक कैपिटल M की तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही अप्लाई हो गया आपका N3। तो सारे के सारे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमने जो बॉडीज़ हैं उनके ऊपर दिखा रखा है। इसके अलावा कोई भी और कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं है जहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट होने वाला है,
तो ये तो रही कांटेक्ट फोर्स की बात, जो कि हम नॉर्मल रिएक्शन, जनरली आपको क्वेश्चंस में या फिर आपको न्यूमेरिकल्स में किताबों में आपको सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स न भी लिखे तभी आप समझ जाइएगा कि वो नॉर्मल रिएक्शंस की बात कर रहा है। अब होता क्या कि फिजिक्स में जब भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें फोर्स को, चाहे वो आपका कांटेक्ट फोर्स हो, चाहे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे आपका टेंशन हो, जब हम एक्सटर्नल फोर्स के रूप में ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे हमें उसके एक्स और वाई डायरेक्शन, यानी हमें उसके कंपोनेंट से मतलब होता है। हम फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं कंपोनेंट्स में। आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लीजिए, आप वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस पे भी वो डिपेंड करता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है तो वहाँ पे फिर डायरेक्शन आपको अलग एज्यूम करनी पड़ती है। तो वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे जब हम लोग उस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे सामने आएंगे। फिलहाल तो ये हमने अभी देखा कांटेक्ट फोर्स के बारे में, कांटेक्ट फोर्स कैसे होते हैं, कब एक्ट होते हैं, किस वजह से एक्ट होते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता है ये भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। जैसे आपका टेंशन होता है वैसे ही नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे एफबीडी इसकी हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसकी एफबीडी भी हम आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं। तो अगर हम ड्रॉ करें एफबीडी इसकी, यहाँ पे ये जो एम मास आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसकी अगर हम एफबीडी ड्रॉ करें तो इसको हमने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लिया। जिस कलर का है उसी कलर का हम शो कर रहे हैं, क्योंकि पिंक कलर का हमने बोला था कि एफबीडी ड्रॉ करते वक्त आप क्या करेंगे, जो भी आपके मास है, कितना बड़ा है कितना छोटा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ आप एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करिए। तो एक हमने पॉइंट के फॉर्म में इसको शो कर दिया। और अब देखते हैं कौन कौन सा इस पर फोर्स एक्ट हो रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ हमने नॉर्मल फोर्स को दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका खुद का वेट mg भी तो एक्ट हो रहा था। और mg ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पहले ही पढ़ रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो एफबीडी में एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ पे इस पे फोर्स कौन कौन सा एक्ट हो रहा है, तो आप बोलेंगे एक तो फोर्स एक्ट हो रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है ये वाला n जो कि ग्राउंड ने इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया। तो खास करके हम उन सारे फोर्सेस को इंक्लूड करते हैं जो कि ब्लॉक पे एक्ट हो रहे हो जब हम स्मॉल m का एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ऑन द ब्लॉक हमने पहले लिख रखा है इस वाले फोर्स के बारे में। तो आप बोलेंगे ये वाला फोर्स भी इंक्लूड किया जाएगा एफबीडी ड्रॉ करते वक्त। और ये रहा आपका स्मॉल m मास। तो जहाँ पे एफबीडी हमने इस वाले फिगर के लिए ड्रॉ कर दी फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, बात करते हैं हम लोग इसमें आते हैं इस वाले डायग्राम में। यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि स्मॉल m हमने मास मान रखा है इस रॉड का। तो चलिए पहले रॉड का एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब रॉड की एफबीडी हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम छोटा सा लिख दे रहे हैं एफबीडी ऑफ रॉड, एफबीडी ऑफ रॉड। मतलब रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने वाला है। जितने भी फोर्सेस है उनको इंडिपेंडेंटली हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। रॉड के साथ भी वही हम काम करेंगे। इसको एक पॉइंट मास की तरह से हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया लेट से कि एक पॉइंट मास है आपका। ठीक है, साथ ही साथ एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, क्योंकि जो रॉड है वो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो एक एंगल पे इंक्लाइंड है। तो ऐसे हमने जनरली एक रेफरेंस लाइन डॉटेड फॉर्म में ऐसे ड्रॉ कर दी, क्योंकि एंगल वगैरह भी हमें मेंशन करना होगा जहाँ पे। अब देखिए कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उन पे। तो एक फोर्स हो रहा है एक्ट जो कि यहाँ पे हमने शो नहीं कर रखा है। mg जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एक्ट होगा। तो चलिए mg को हम यहाँ पे शो कर देते हैं जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एक्ट हो रहा है। तो mg इसको हमने शो कर दिया वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि रॉड का खुद का वेट है और ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम में इसको हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। दूसरा फोर्स N2 जो कि नॉर्मल रिएक्शन है अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द रॉड। ये N2 जो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ये दिखाई दे रहा है, ये भी रॉड के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो इस वाले फोर्स को भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या कर रखा है, शो कर रखा है। दूसरा कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये वाले एंगल की अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल आपका है थीटा। ये जो रॉड का है एंगल, इंक्लिनेशन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, थीटा यहाँ पे गिवन है। एक फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है ये N3 इस डायरेक्शन में। तो N3 भी हमने क्या किया यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रखा है। ठीक है, ये सारे के सारे फोर्सेस हमने यहाँ पे शो कर रखे हैं जो कि इस रॉड पे एक्ट हो रहे थे। तो ये रॉड का हमने यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ कर दिया। अब देखिए बात यहाँ पे रिजॉल्व करने की है,
तो हम लोग रिजॉल्व करेंगे आगे। फिलहाल बस हम यहाँ पे आपको एफबीडी ड्रॉ करना सिखा रहे हैं कि एफबीडी हम लोग ड्रॉ करेंगे कैसे। इस कैपिटल एम की अगर हम बात करें तो चलिए इसका भी हम एफबीडी ड्रॉ करें। एफबीडी ऑफ कैपिटल एम। इस कैपिटल एम का एफबीडी हम जब ड्रॉ करेंगे तो चलिए वहाँ यहाँ भी हमने कहा क्या काम किया कि इसको एक पॉइंट मास की तरह से हमने मान रखा है। इसको हमने एक पॉइंट मास ऐसे मान रखा। ये कैपिटल एम, ये रॉड का मास था स्मॉल एम, इसको यहाँ पे मेंशन कर दें। ये कैपिटल एम आपका बाद में हम लिख लेंगे। यहाँ पर भी इसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एम जी। इसका जो खुद का वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा और ये हो जाएगा आपका कैपिटल एम जी, वेट ऑफ द ब्लॉक हैविंग मास कैपिटल एम। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर दें। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कैपिटल एम जी, जो कि इस ब्लॉक का वेट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इस पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? आप बोलेंगे N1 अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है ड्यू टू ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। तो इस N1 को भी यहाँ पे हमने क्या कर दिया? मेंशन कर दिया। अब कौन सा फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है? तो आप बोलेंगे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, ये N3 हो रहा है ड्यू टू रॉड। इस रॉड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे N3 भी एक्ट हो रहा है। तो एक यहाँ पे इस पे हमने फोर्स एक्ट कर दिया N3। तो देखिए यहाँ पे एंगल्स मैटर करता है, एंगल्स हमें शो करने पड़ेंगे। तो एंगल्स हम शो कैसे करेंगे? आप देखिए यहाँ पे ये अगर थीटा है तो ये एंगल की अगर हम बात करें, चूँकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो आपका है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो फिर इस वाले एंगल की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा। तो ये एंगल आपका हो गया थीटा। तो हम इसको थीटा डिग्री के एंगल पे इस फोर्स को यहाँ पे शो करेंगे। तो चलिए इसको शो कर दिया जाए थीटा डिग्री के एंगल पे। तो जो ये जो फोर्स है, हाँ N3 इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और ये वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री के एंगल पे है। तो हमने इसको ऐसे दिखा रखा है, इसके ऊपर N3 एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि कितने डिग्री के एंगल पे है? थीटा डिग्री के एंगल पे है। तो ये मैंने एफबीडी यहाँ पे कैपिटल एम मास का ड्रॉ कर रखा है। देखिए एंगल को हम यहाँ भी शो कर दें जब हमने रॉड का एफबीडी ड्रॉ किया है। चूँकि इसकी हम बात करें, चूँकि अगर इसकी हम बात करें, इसको वर्टिकली अगर अपवर्ड डायरेक्शन में इसको बढ़ाया जाए तो एंगल्स में आप देखेंगे कि ओवरऑल चलिए फिलहाल तो हम यहाँ से काम चला सकते हैं। अब इसको ज़रा एंगल्स की इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। N3 इसकी एक्चुअल में डायरेक्शन क्या एंगल की, यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री, ये थीटा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है जी, 90 माइनस थीटा हो गया। ये पूरा ओवरऑल 90 डिग्री है तो ये आपका एंगल हो जाएगा थीटा। सिर्फ इस वाले एंगल की अगर बात करें तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस वाले अगर एंगल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा फर्दर 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हो गया। और हमें अगर इस वाले एंगल को चाहिए, हम अगर जानना चाहें कि ये वाला एंगल क्या होगा, तो आप बोलेंगे जस्ट ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा, यानी ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो आपका फोर्स N3 लग रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है? 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो वर्टिकल के साथ जो इसका एंगल होगा वो थीटा होगा। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, चूँकि ये एंगल इसके बराबर होगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। चूँकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी कह रखा कि ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो वर्टिकल के साथ आप इसके एंगल को शो कर दीजिए थीटा। तो ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। अभी फोर्स को हमने रिजॉल्व नहीं किया, अब चाहे तो आप इजीली फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए फोर्स को हम रिजॉल्व कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब फोर्स को रिजॉल्व किया जाएगा तो चलिए N3 को जब हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, N3 जो कि थीटा डिग्री के एंगल पे वर्टिकल के साथ एक्ट हो रहा है इस रॉड के ऊपर, ये जो था ये रॉड का एफबीडी हमने ड्रॉ किया था। तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं N3 साइन ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा N2 इधर पहले से एक्ट हो रहा है, एक और फोर्स एक्ट होना शुरू हो गया एंड दैट इज N3 कॉस ऑफ थीटा। तो इसको हमने देखो फोर्सेस में भी रिजॉल्व कर लिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। ऐसे हम यहाँ भी कर सकते हैं, जो भी ये नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट हुआ है N3, इसको भी हम लोग दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे एक कंपोनेंट इसका आएगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी N3 साइन ऑफ थीटा,
और ये जो कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका हो जाएगा प्लस mg, तो पहले से एक्ट हो रहा है, और ये हो जाएगा n3 cos ऑफ थीटा। तो ये हमने कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व कर लिया। अब जाके ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिख रहा है बॉडीज़ का। जहाँ पर भी तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो वर्टिकली एक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स और हम लोग देखेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं नॉर्मल फोर्स को लेके, जिसमें लेट्स से कि हमने क्या रखा है कि एक आपके पास स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। ये स्फीयर कुछ इस तरह से सपोर्टेड है। ये ग्राउंड हमने दिखा रखा है, ये ग्राउंड है। साथ ही साथ एक हम वर्टिकल वॉल शो करते हैं, ऐसे हमने दिखा रखा है कि ये कोई वर्टिकल वॉल है और ऐसे सपोर्टेड है ये स्फीयर। ये हमने दिखा दिया, ये वर्टिकल वॉल। इसका रेडियस कुछ भी रहा होगा, फिलहाल वो मायने नहीं रखता उसका रेडियस है कितना। हमने ये मान रखा है सिर्फ कि इसका जो मास है वो हमने मान लिया कैपिटल M। मास को हमने कैपिटल M मान लिया, और साथ ही साथ हम ये मान लें कि एक और काम करते हैं इसमें, एक इसके ऊपर रॉड हम इंक्लाइन कर देते हैं। हमने दिखा रखा है कि ये एक रॉड है जो इसके ऊपर इंक्लाइंड है, जो किसी एंगल पे इंक्लाइंड हमने कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल या विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इसको मिटा दें यहाँ से। ये थीटा डिग्री के एंगल पे एक रॉड है जो स्मॉल m मास का है, और साथ ही साथ इसका मास, स्फीयर का मास हमने ले रखा है कैपिटल M। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस दिखाना है, जो भी फोर्स इस पे एक्ट हो रहे हैं स्फीयर के ऊपर, रॉड के ऊपर, उन सारे फोर्सेस को शो करना है। और शो करने के बाद हम उन्हें उनका FBD ड्रॉ करेंगे। लेट अस से दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर का सेंटर है। देखो ये स्फीयर आपका हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, व्हाटएवर, ये कुछ भी हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि आपका रिंग भी हो सकता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने ये कह रखा है कि ये स्फेरिकल शेप का है, हमने मान रखा है। चलिए कुछ देर के लिए हम मान लें कि ये सिलेंडर है कोई, ठीक है, जिसका कि आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाई दे रहा है सर्कल के फॉर्म में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि स्फीयर है कोई। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हम ढूंढते हैं। तो एक जगह यहाँ पे स्फीयर और इस ग्राउंड का कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये आपका ग्राउंड है, हमने शो कर रखा है। ये आपका जो दिख रहा है ये वर्टिकल, दिस इज द वॉल, वर्टिकल वॉल आपको दिखाई दे रही है। तो एक तो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, एक तो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है स्फीयर का वर्टिकल वॉल के साथ, और एक यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है स्फीयर का इस रॉड के साथ। ये जो भी रॉड हमने दे रखा है थीटा डिग्री के एंगल पे विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। तो फोर्सेस को चलिए एक्ट करना शुरू करते हैं। जो भी स्फीयर पे फोर्स एक्ट हो रहे हैं उनको हम व्हाइट कलर से शो करेंगे यहाँ पे। तो हमने बोला कि यहाँ पे बात करते हैं। अब बोलोगे कि ग्राउंड जो है रिएक्ट करेगा ऐसे। जो पहले तो फोर्स लगेगा ग्राउंड के ऊपर, आप बोलेंगे मान लिया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है N1, और इतना ही फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में ये N1, यानी ग्राउंड भी रिएक्ट करेगी स्फीयर को। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हमने यहाँ पे दिखा दिया 90 डिग्री पे। यहाँ पे जो भी फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, हमने बोला कि ये जो वॉल है इस पे N2 इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। वॉल जो है ऐसे N2 फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में। तो इसके वॉल ने इस पे एक्ट किया N2 फोर्स, तो आप बोलेंगे ये जो स्फीयर है ये भी वॉल पे फोर्स एक्ट करेगा। उस फोर्स को हमने दिखा रखा है। जो वॉल पे फोर्स लगा है उसको हमने इस कलर से दिखा दिया N2। ये दोनों फोर्सेस हमने दिखा दिए। यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा, आप बोलेंगे ये जो आपका रॉड है, रॉड इस पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करेगी, हमने मान रखा है N3। तो इसके रिएक्शन में ये जो स्फीयर है वो भी इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करेगा N3, उसके अपोजिट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। तो ये तो सारे के सारे हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस दिखा रखे हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स तो सिर्फ यही होंगे, और एक देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे है जो कि रॉड और ग्राउंड का है। तो हमने क्या रखा है, ग्राउंड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में N4 कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू रॉड। तो रॉड पे भी इस ग्राउंड की वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, और उस फोर्स को भी हम यही बोलेंगे N4, क्योंकि हमने बोला था नॉर्मल रिएक्शन जो होता है पेयर्स में जनरेट होते हैं, और किसी भी सरफेस पे जो सरफेस कांटेक्ट में होती है वहाँ पे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट होते हैं परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेसेस। तो ये तो हमने सारे के सारे फोर्सेस दिखा रखे हैं, और खास करके हमने नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को ही दिखाया। अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह को शो नहीं किया। तो चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को भी अगर शो करना पड़े तो हम कह सकते हैं कि mg एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल mg, जो कि इस स्फीयर का वेट होगा, और साथ ही साथ इसका mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट होगा इस रॉड का, और इसको हमने लिख लिया स्मॉल mg।
तो ये सारे के सारे फोर्स हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं। अब चलिए दूसरा काम हमें क्या करना है कि इसका FBD ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्फीयर पे। तो FBD ऑफ स्फीयर यानी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर, हमने स्फीयर मान रखा है, सिलेंडर मान लीजिए तब भी वही केस बनेगा। स्फीयर का जब भी FBD हम ड्रॉ करेंगे, एक खास बात और होती है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में कि जितने भी कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं सारे के सारे उसके सेंटर से होके पास करेंगे। ये जितने भी कांटेक्ट फोर्सेस है ना, ये N1 हो, N2 हो या N3 हो, कुछ भी होंगे, सारे के सारे फोर्सेस जो होंगे वो इसके सेंटर से होके पास करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम सरफेस पे कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से पास होगा ही होगा, ये प्रॉपर्टी होती है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ रखा होगा। तो ये N1 साथ ही साथ ये N2 और ये N3 सारे के सारे इस सेंटर से होके पास कर रहे हैं। तो FBD ऑफ स्फीयर ये हम ड्रॉ करेंगे। स्फीयर को हमने एक पॉइंट मास की तरह से यहाँ पे शो कर रखा है। अब इस पे जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसको हम शो करना शुरू करें। तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में सबसे पहला फोर्स आप इसी को शो किया करिए mg, जो इसका खुद का वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक जो है N1 जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ड्यू टू ग्राउंड, ठीक है। एक फोर्स एक्ट हो रहा है N2, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है ड्यू टू वॉल इस स्फीयर के ऊपर, ये राइटवर्ड डायरेक्शन में है, इसको भी हमने शो कर रखा है N2। और दूसरा फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो हो रहा है N3, इस पे एक्ट हो रहा है, वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम कुछ देर के लिए इसको एक यहाँ पर रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दें, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो चलिए एंगल्स की अगर हम बात करें तो ये अगर एंगल थीटा है तो आप बोलेंगे फिर ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा और फिर ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा। ये ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग होता है, आप देख लीजिए। आप बोलेंगे इसको थोड़ा फिगर को कंजस्टेड नहीं करना चाहते, लेकिन आप समझिए चूंकि ये एंगल तो पहले से 90 डिग्री है, ये अगर हमने थीटा कह दिया तो जो सिर्फ इस वाले एंगल की हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया, ये पूरा का पूरा 90 है तो ऑब्वियसली इसको थीटा होना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो एक N3 फोर्स एक्ट हो रहा है, ये N3 ये कितने डिग्री के एंगल पे एक्ट हो रहा है, तो ये वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री के एंगल पे एक्ट हो रहा है, तो हमने शो कर रखा है थीटा। तो आई होप कि ये आपका FBD ऑफ स्फीयर या फिर सिलेंडर आप कह लो, ये कंप्लीट हो चुका है और कोई फोर्सेस एक्ट नहीं हो रहे। 3 कॉन्टैक्ट फोर्स, एक ये था N1, एक N3 था, एक N2, ये तीनों के तीनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमने दिखा रखे हैं। साथ ही साथ इसका वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है हमने उसको दिखा रखा है। तो दिस इज द फाइनल FBD ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं रॉड के FBD की। तो FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड। इस रॉड के FBD की हम बात करें तो पहला काम हम वही करेंगे। देखिए स्फीयर था, इसका मास कैपिटल M था, हमने वही काम किया कि जो स्फीयर जो आपका रॉड दिख रहा है इसको पॉइंट मास की तरह से हमने यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसका जो वेट है खुद का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो हमने शो कर दिया mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। साथ ही साथ इस पे एक N4 अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू ग्राउंड ऑन द रॉड। तो रॉड पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, N4 अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको भी हमने इंक्लूड कर दिया। साथ ही साथ एक और कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है स्फीयर की वजह से इस रॉड के ऊपर, जो कि N3 है। इस N3 को भी हम ऐसे शो कर दिया हमने N3। अब एंगल्स को शो कर दें कि N3 एक्चुअल में कितने एंगल पे लग रहा है, तो आप इसको दिखा सकते हैं। आप बोलेंगे कि देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक्चुअल में जो N3 है, ये N3 आपका वर्टिकल से थीटा डिग्री के एंगल पे एक्ट हो रहा है, बाकी और कोई फोर्स यहाँ पे एक्ट हो नहीं रहा। तो ये आपका फाइनल FBD हो गया इस रॉड का, और रॉड का मास था स्मॉल m। अब देखिए यहाँ भी आप इसको चाहें तो कंपोनेंट्स वगैरह में रिजॉल्व करके लिख सकते हैं। चलिए कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके यहाँ से लिखते हैं। अब बोलोगे N3 है, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इधर वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, यानी दिस इज N3 कॉस ऑफ थीटा। जो वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट है, आप बोलेंगे mg, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो ही रहा है। एक और फोर्स हमें मिल गया जो कि N3 का एक कंपोनेंट है, तो वो हो जाएगा प्लस
N3 साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा N3, नहीं माफ़ करना, यहाँ पे हमने शायद कुछ गलत कर दिया, ये एक्चुअल में साइन का कंपोनेंट होगा क्योंकि थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस का होता है, तो ये हो जाएगा N3 साइन ऑफ थीटा और यहाँ पे हो जाएगा N3 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ भी एक बार चेक कर लेंगे, इधर तो कोई गलती नहीं है, थीटा के साथ कॉस का कंपोनेंट सही है, यहाँ थीटा के साथ कॉस का कंपोनेंट ये भी सही है। चलिए एक बार आप कॉस क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हम आते हैं इस पे, इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे N3 को, तो आप बोलेंगे इसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल और एक मिलेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा साइन का कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा आपका N3 साइन ऑफ थीटा और जो ऊपर एक कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस का कंपोनेंट। तो यहाँ पे एक मिल गया N4, तो पहले से ऑलरेडी एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है इस रॉड के ऊपर, और एक और हमें कंपोनेंट मिल गया N3 का अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा N3 कॉस ऑफ थीटा। तो ये सारे के सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इस रॉड के ऊपर और उसको हमने रिजॉल्व करके फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लूड कर दिया। तो ये एक छोटी सी कहानी है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को लेके कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आखिरकार ड्रॉ किया कैसे जाता है। जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे अच्छे, जब सवाल बनते हैं मैकेनिक्स के अंदर, खास करके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, डायनामिक्स जहाँ पे इन्वॉल्व है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस आपको दिखाई देंगे। हो सकता है वहाँ पे स्ट्रिंग भी इन्वॉल्व हो, जहाँ पे टेंशन फोर्स भी एक्ट हो रहे होंगे, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी एक्ट हो रहे होंगे, हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट हो रहे हों, तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ फोर्सेस एक्ट होते हैं। तो इसके पहले कि हम लोग कोई ऐसा एग्जाम्पल लें जिसमें काफ़ी सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उसके पहले हम एक एक फोर्स को चाहते हैं कि हम क्लियर करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में देखिए, एक हम छोटा सा आपको आइडिया देते रहे, होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऐसा कुछ, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी बस यहाँ पे स्पेस बचा हो तो चाह रहे हैं आपको बता देना। इस पे एक ब्लॉक हमने रख दिया ऐसे, ठीक है, ये ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, कोई ना कोई है जो फोर्स लगा रहा है। हमने मान रखा है, लेट अस सपोज कि ये जो सरफेस आपकी है ये रफ है, ठीक है, और हमने मान लिया कि कोई टेबल था, इसको हमने मान लिया कि ये कोई टेबल है और टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है कैपिटल M मास का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फोर्स कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं। फोर्स पहला तो ये, अगर यहाँ पे हम बोलेंगे सिर्फ आप फोर्स ड्रॉ कर दीजिए बॉडी के ऊपर, तो आप बोलेंगे पहला फोर्स तो हम ड्रॉ करेंगे, इसका जो खुद का वेट होगा कैपिटल M अगर मास है तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा फोर्स जो इस पे एक्ट होने वाला है इस कैपिटल M पे, अब बोलेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको कि हम मान लें ऐसे n, तो n अगर ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो इस टेबल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में n एक्ट हुआ होगा। ये लेंथ एक्चुअल में दोनों बराबर होगी, मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम है दोनों का। दूसरी चीज कि जब इस पे राइटवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट एक एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा दिया, तो इस बॉडी के अंदर टेंडेंसी होगी मूव करने की। अगर ये फ्री टू मूव है तो ये बधी हुई नहीं है, रिजिडली यहाँ पे क्लैम्प्ड नहीं है, अगर राइट डायरेक्शन में इस पर हमने फोर्स लगा दिया तो बॉडी के अंदर टेंडेंसी होगी कि राइट के टुवर्ड्स मूव करे। तो जब ये टेंडेंसी इसमें राइट की तरफ मूव करने की है तो इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, जिसको कि हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन रोकेगा। और फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स चूंकि ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है ब्लॉक, तो टेबल के सरफेस और इस ब्लॉक के सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होने वाला है। तो फ्रिक्शन तब जनरेट होता है जब दो बॉडीज के बीच में मोशन हो या फिर मोशन होने की टेंडेंसी हो, और खास करके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट होता है। सरफेस जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप कह सकते हैं कि इस ब्लॉक के लोअर सरफेस को अगर हम देखें, इस वाली सरफेस को जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये टुवर्ड्स राइट मूव करना चाह रही है, इसीलिए इस पे जो फोर्स है लगा लेफ्ट की डायरेक्शन में। ये जो फ्रिक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो फ्रिक्शन लगा है, ये लगा है ड्यू टू टेबल। इस टेबल की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन हमें शो कर रखा है Fr। अब देखिए फ्रिक्शन भी पेयर में जनरेट होते हैं, क्योंकि जैसे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स में हमने देखा था कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं तो उनके कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होता है और दोनों बॉडीज पे एक्ट होता है इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में। अपोजिट डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड इसका इक्वल होता है। फ्रिक्शन के साथ भी कुछ ऐसी स्टोरी होती है। इस
टेबल ने तो इस पर फ्रिक्शन लेफ्ट की डायरेक्शन में एक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक था राइट की डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा था, इसके पास टेंडेंसी थी मोशन की। तो जैसे ही लेफ्ट की डायरेक्शन में एक्ट हुआ फ्रिक्शन इस ब्लॉक के ऊपर, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस ग्राउंड पे फ्रिक्शन एक्ट कर देगा टूवर्ड्स राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी फ्रिक्शन जो है वो पेयर्स में जनरेट हुए हैं। एक ये फ्रिक्शन है जो लगा है ब्लॉक के ऊपर, और ये फ्रिक्शन है जो कि लगा है इस टेबल के ऊपर। तो आप बोलेंगे ये जो फ्रिक्शन है लगा है ऑन टेबल, किसकी वजह से, ड्यू टू इस कैपिटल एम की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्स, यहाँ पे एक और फोर्स एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। अब जब हम इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो आप बोलेंगे इसका जब भी एफबीडी ड्रॉ किया जाएगा तो इसकी एफबीडी में इस फोर्स को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो चलिए उसकी एफबीडी हम आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं। एफबीडी जब इसका ड्रॉ होगा, इस ब्लॉक एम का हम बात कर रहे हैं, तो इस पे एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने दिखा दिया mg, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था इस पे कैपिटल F। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई हो सकता है कोई बंदा इसको खींच रहा हो, वही एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पे कैपिटल F शो कर रखा है। एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि इस टेबल ने इसके ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट किया, तो ये आपका हो गया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। हमने बोल रखा है कि ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस ये फोर्सेस एक्ट होते हैं, और एक फोर्स इसी ब्लॉक पे एक्ट हो रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, जो कि है फ्रिक्शन। ये हो गया आपका फ्रिक्शन। तो ये सारे फोर्सेस हमने शो कर रखे हैं। तो ये आपका एफबीडी हो गया इस ब्लॉक कैपिटल एम का। ऐसे ही कई सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे टेंशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसके पहले के ग्रुप ऑफ फोर्सेस पे हम लोग जाएं, पहले एक एक करके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे अभी हमने देखा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे टेंशन फोर्स के। टेंशन इनसाइड ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन किस डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे तो डायरेक्शन वगैरह के बारे में हमने जान लिया। एक दो एग्जाम्पल्स भी देख लिए कैसे एग्जाम्पल में हम लोग एफबीडी ड्रॉ करेंगे किसी भी बॉडी का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टेंशन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए टेंशन को देख लेते हैं।